साल 2021 मूवीज़ के लिए बहुत अच्छी रही है। सो इतनी अच्छी मूवीज़ सिर्फ एक लिस्ट में इंक्लूड करना थोड़ी सी मुश्किल है। ये वीडियो इस लिस्ट की फर्स्ट पार्ट होगी क्योंकि मूवीज़ बहुत सारी है और टॉप 10 के एक छोटे से लिस्ट में ये फिट नहीं बैठते। सारी मूवीज़ ही अलग अलग जॉनरा की होगी और टू रैंक सम मोर देन अदर्स इज़ नॉट राइट थिंग टू डू। इसीलिए मैं इनको किसी स्पेशल रैंकिंग में नहीं डालूंगा, सारे ही बहुत स्पेशल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सटायर फिल्म है जहाँ पे केट डेबियास्की एक एस्ट्रोनॉमी ग्रेड स्टूडेंट और एक प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मेंडी एक डिस्कवरी करते हैं कॉमेट को लेके जो कि अर्थ को हिट करने वाला है और इट कैन बी एन एंड टू अर्थ एंड ह्यूमन काइंड। इफ़ यू वॉच अर्मागेडन, एक 1998 की साई-फाई फिल्म जहाँ पे समवट एक सेम स्टोरी हमें देखने को मिलती है, तो यू विल बी एबल टू सी अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव इन दिस वन। जहाँ पे 1998 की फिल्म में ऑल द ह्यूमन काइंड केम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय दिस कॉमेट टू सेव द अर्थ एंड देमसेल्व्स, वहाँ डोंट लुक अप में ये दो मेन कैरेक्टर बहुत डिफिकल्टी का सामना करते हैं टू इवन मेक एवरीवन नोटिस एंड रियलाइज कि एक ऐसा कॉमेट एग्जिस्ट भी करता है। फिल्म में हमें लोगों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेगी who can go to any extent to satisfy their goal and agenda। डायरेक्टर एडम मैके बहुत कॉमेडिक वे में दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, मीडिया पर्सनालिटीज और सोसाइटी कितने एपैथेटिक हो सकते हैं एक सब्जेक्ट को लेके जो कि सब कुछ खत्म कर सकता है, पर क्योंकि वो उनके एजेंडर्स को फुलफिल नहीं करते इसलिए दे बिकम इग्नोरेंट। ये सब्जेक्ट एकदम ही अनरिलेटेबल और ओवर द टॉप बन जाता अगर हम 2020 या 2021 साल को एक्सपीरियंस ही ना करते और कुछ कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो दिस मूवी इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनालॉजी ऑफ दिस डे एंड एज बट ह्यूमन काइंड इज़ वेरी इग्नोरेंट एंड सुपरफिशियल। और अगर हम चेंज ना हुए तो जो इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमने देखा वही एक्चुअल में हमारी रियलिटी बन सकती है। जब पहली बार मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तब सोचा तो था कि एटलीस्ट मैं इस मूवी को एंजॉय करूंगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट 2021 मूवी बन जाएगी मेरे लिए। इस मूवी का टोन, स्टाइल, स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टर कुछ भी हो, सारे ही बहुत सिमिलर है जॉन विक से, और हो भी क्यों ना। इस मूवी के राइटर डेरेक कोलस्टैट ही तो वो व्यक्ति है जिन्होंने हमें जॉन विक जैसी फ्रेंचाइज को गिफ्ट किया है। तो वो क्या चीज़ है जो मेरे लिए इस मूवी को जॉन विक से बेहतर और टॉप 10 2021 मूवी बनाती है, और वो है बॉब ओडेनकर्क का कैरेक्टर और ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस। ये एक वेंजेंस स्टोरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हीरो जैसे स्माइल करता है व्हेनेवर ही इज पंचिंग समवन इज नॉट ऑफ अ सैड और एंग्री कैरेक्टर। ये स्माइल है उस ड्रंकर्ड का जिसको सालों से ओल्ड मॉक नसीब नहीं हुआ। ये मारता है, मार खाता भी है, और जिस स्टाइल से ये गिरता है, आई स्वेयर हम सब 1000 बार वैसे गिर चुके हैं। व्हाट आई मीन टू से इज ये व्यक्ति बहुत रिलेटेबल फील होता है और इसी कारण इसकी स्टोरी भी बहुत रिलेटेबल लगती है। जिस तरह हज बोर्ड है अपने ऑर्डिनरी लाइफ से, अपने मैरिज से, और जो ह्यूमिलिएशन वो फील करता है आफ्टर वन हाउस रॉबरी, वो हम सारे ही फील करेंगे इन अ सिमिलर सिचुएशन। बॉब ओडेनकर्क मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्टिंग चॉइस रहा है और मैं इन फ्यूचर भी उनको एक एक्शन थ्रिलर में जरूर देखना चाहूंगा। हैव टू से आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड क्लोज थिएटर्स ड्यू टू कोविड, 2021 में जब मैंने पहली बार इस मूवी को बुक माई शो स्ट्रीमिंग सर्विस में देखा, इट इंस्टेंटली बिकेम माई फेवरेट। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि एक नॉर्मल पॉपकॉर्न एक्शन थ्रिलर मैं इतना एंजॉय करूंगा। और हाँ, वॉच आउट फॉर द सीन इन द बस, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप भी नर्वस फील कर रहे थे बिफोर द एक्शन स्टार्टेड। इट्स माई फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी। इट्स अ फैंटेसी मूवी ऑफ द कैरेक्टर हु इज द नेफ्यू ऑफ किंग आर्थर। जिनको भी नहीं पता किंग आर्थर कौन है, प्लीज गूगल कर दीजिए। आई वॉज अट्रैक्टेड टू दिस मूवी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेलर एंड हाउ गुड इट लुक्ड, and thanks to the director of this movie, David Lowery, who also created a movie called A Ghost Story, which I really like by the way। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया क्रिएट करती है जिसमें इतने सारे फैंटेसी एलिमेंट्स हैं कि यू स्टार्ट टू गेट लॉस्ट इन दिस मूवी। इस मूवी को जब मैं देख रहा था तो आई फेल्ट सो मेनी डिफरेंट इमोशंस, और मुझे पता भी नहीं था कि फैंटेसी जॉनरा में अ डायरेक्टर इज इवन केपेबल ऑफ क्रिएटिंग दिस आर्ट ऑफ अ मूवी। सच में जैसा एटमॉस्फेयर ये फिल्म क्रिएट करता है वैसा शायद आपको किसी और मूवी में देखने को मिलेगा। द एक्टिंग इज ऑल्सो ग्रेट, बताने की जरूरत नहीं, देव पटेल इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही हैज प्रूवन इट अगेन इन दिस मूवी। ऑल्सो द कैरेक्टर प्लेड बाय अलिसिया विकांदर हु वर ऑल्सो गुड इन हर क्राफ्ट। वियर्ड थिंग इज अ घोस्ट स्टोरी की एक्ट्रेस रूनी मारा और इस मूवी की एक्ट्रेस अलिशिया, they both are my favorite actresses, so thank you casting director। ये एक अमेजिंग फैंटेसी दुनिया है जिसके टोन, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर और वर्ल्ड बिल्डिंग सारे ही
इतने अलग लगे मुझे कि ये देखते टाइम मुझे फील हुआ कि दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड इन अ फैंटेसी मूवी। बिकॉज टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट रियली अडोर दिस फैंटेसी जॉनरा दैट मच। एक ही माइनस पॉइंट होगी इस मूवी की, जो कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी पर दूसरों के लिए हो सकता है, वो है इस मूवी का पेस। इट्स वेरी स्लो समटाइम्स एंड आई थिंक इट वाज नीडेड इन दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो जो कोई भी कमर्शियल मूवी ज्यादा पसंद करता है और स्लो पेस्ड मूवी उतना पसंद नहीं करता, दे कैन अवॉइड दिस वन। डायरेक्टेड बाय गाय रिची, मुझे पहले से ही पता था कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी प्रिटी इंटरेस्टिंग। गाय रिची एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके सारे मूवीज ही मुझे अच्छे लगते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई सॉ शेरलॉक होम्स, और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया। लेकिन इस मूवी में जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो है इस फिल्म का टोन। ये मूवी बहुत ही डार्क है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन द ट्रेलर। मूवी में जेसन स्टैथम का कैरेक्टर एक सिक्योरिटी गार्ड है कैश मूविंग ट्रक कंपनी की, और उनका काम है कैश को ड्यूरिंग द मूविंग प्रोसेस सिक्योर्ड रखना। और एक ऐसे ही टास्क के बीच कुछ रॉबर्स आ जाते हैं और जेसन को किसी भी हालत में उस कैश को रॉब होने से बचाना है। ये मूवी बाकी 2021 मूवी से अपने आप को अलग कैसे बनाता है। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाई आई लाइक दिस मूवी सो मच, और वो है गाय रिची और जेसन स्टैथम का कॉम्बो। जहाँ पे गाय रिची अपने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और अमेजिंग कैमरा वर्क से मूवी को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, वहाँ पे जेसन स्टैथम हेल्प्स टू कीप द टोन ऑफ द मूवी डार्क एंड मैच्योर। और एक साथ ये मूवी एक यूनिक मिक्सचर बन जाता है, जैसा मैंने इससे पहले गाय रिची के किसी भी मूवी में नहीं देखा। ओनली नेगेटिव थिंग ऑफ दिस मूवी वुड बी इट्स स्टोरी टेलिंग मेथड। मूवी में स्टोरी इतनी बार बैक एंड फोर्थ जंप करता है कि ये मूवी थोड़ी सी स्लो और लॉन्ग लग सकती है, जबकि इस मूवी का रन टाइम ओनली 2 घंटे है। पर मूवी का ये पेस ही इसको बाकी मूवी से अलग और मोर मैच्योर बनाता है। इस मूवी के लिए मैंने बहुत वेट किया। कोविड के चलते इस मूवी का रिलीज डेट इतनी बार पोस्टपोन हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद इस मूवी को थिएटर जाके तो नहीं देख पाऊंगा। बट यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस दिस मूवी इन अ थिएटर इफ़ यू सी द ट्रेलर वंस। तो फाइनली जब मैंने थिएटर में जाके इस फिल्म को देखा, तो देखने से पहले शायद मेरे लिए इस मूवी की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। And let me tell you, the wait was worth it. I really liked this movie. The concept, comedy, acting, BFX, everything was on point. और एक रैन रेनल के मूवी से नॉर्मली जैसे एक्सपेक्टेशंस होता है, ये मूवी उससे कहीं गुण ज़्यादा एंटरटेनिंग था। क्योंकि नॉर्मली नो हार्ड फीलिंग्स, बट उनके मूवीज़ में कॉमन सेंस थोड़ा सा लैक करता है। लेकिन ये मूवी सिर्फ एक पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट होने के बजाय थोड़ा स्टोरी और इमोशन में भी फोकस करता है। And you really start to question your own life and reality. And you start to think that if you are also trapped in a loop that you call life. मूवी के मेन कैरेक्टर गाय को एक दिन पता चलता है कि वो जो दुनिया में रहता है वो एक्चुअली रियल नहीं है। इट इज़ ओनली अ वीडियो गेम। और इस वीडियो गेम का वो एक NPC है। जो ज़्यादा गेम से फेमिलियर नहीं है उनको समझा दूँ, NPC मतलब अ नॉन प्लेयर कैरेक्टर, जो हमको एक गेम के बैकग्राउंड में देखने को मिलता है, whose only purpose is to fill the space. वो कोई प्लेयर नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं while we are playing the game, but rather background character, quite like a background character of a movie. Just imagine एक दिन आपको पता चलता है कि ये दुनिया रियल नहीं है पर एक मूवी है, और आप इस मूवी के एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? There you go, you get a character who is self-aware that he is in a game/movie. मूवी में रायन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड एवरी सीन ही इज इन ही मेक्स इट हिज ओन। ऑल्सो जोडी कोमर की एक्टिंग और उनकी रायन के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इन दिस मूवी द वे द वर्ल्ड इनसाइड द गेम वॉज डिजाइंड वॉज वेरी क्लेवर, और आपको रियली फील होता है कि आप एक गेम के अंदर है। और कोई भी गेमर अगर इस मूवी को देखता है तो छोटे छोटे वो जो डिटेल्स है गेम के वो ऑब्जर्व कर पाएगा। पर अगर आप गेम्स को ज़्यादा खेलते नहीं या फिर यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद गेम्स, फिर भी यू विल एब्सोल्युटली लव दिस मूवी बिकॉज दिस मूवी इज़ सो एंटरटेनिंग। और लास्टली जो पॉइंट मूवी का मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका क्लाइमैक्स। वाइल वॉचिंग दिस मूवी मैं काफ़ी बार सोच रहा था कि कैसे दिस मूवी विल एंड, और डायरेक्टर एंड स्टोरी टेलर ने जिस रास्ते को चूज़ किया इसको क्लाइमैक्स देने के लिए वो काबिल तारीफ था। आई रियली लाइक कि उन्होंने इस मूवी को एक आउट ऑफ द वे जाके हैप्पी एंडिंग ना देके एक रिलेटेबल और अंडरस्टैंडिंग एंडिंग देने का सोचा। ये एक साइफाई एडवेंचर स्टोरी है और बेस्ड है फ्रैंक हर्बर्ट की लिखी नॉवेल ड्यून से। ये नॉवेल 1965 में लिखी गई थी और इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स है।
This story has inspired many directors and writers across time. Dune has inspired stories like Star Wars, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner, Riddick franchise stories, Mad Max, Tremors, Stargate, Prometheus and many more. आप हैरान रह जाएंगे एक आदमी 1965 में बैठ के इतनी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी कैसे लिख सकता है, और वो भी इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ। इस मूवी को पहले भी बनाने की कोशिश की गई है 1984 में, पर ये कॉन्सेप्ट उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और मूवी स्टोरी के रिचनेस को कैप्चर नहीं कर पाया। Which brings me back to the director Denis Villeneuve. हॉलीवुड में गिने चुने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके सारे मूवीज़ ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और उनमें से एक नाम है डेनिस विलेन्यूव। वन ऑफ हिज मूवी अराइवल मेरे ऑल टाइम टॉप 10 लिस्ट में है, सो यू कैन ओनली इमेजिन हाउ मच आई लाइक हिज वर्क। उनकी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो है उनकी बुक टू मूवी एडेप्टेशंस। ड्यून एक इंफॉर्मेशन रिच नॉवल है जिसके सारे डिटेल्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी मूवी में अडेप्ट करने के टाइम मिस हो जाता है, बीट इट्स डायलॉग्स, इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स फ्यूचरिस्टिक टूल्स या फिर स्टोरी का टोन, तो ये मूवी एक मास्टरपीस नहीं बन पाता जो कि ये अभी है। दिस मूवी इज़ अ मास्टरपीस। बाकी मूवीज़ की तरह आप इसको देखते टाइम ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, बल्कि आप इतने इन्वेस्ट होंगे इस मूवी में कि दिस मूवी विल फील वेरी शॉर्ट टू यू। ये मूवी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है और आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट टू कम। मैं इसकी स्टोरी कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए ये मूवी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव इस मूवी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वो है ये मूवी अपने दर्शकों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। ये इसीलिए ये मूवी जनरल ऑडियंसेस के लिए नहीं है। इस मूवी को सही से समझना और सारे डिटेल्स को एंजॉय करने के लिए आपको सचमुच एक मूवी बफ होना बहुत ज़रूरी है। Raya and the Last Dragon is directed by Carlos Lopez Estrada and Don Hall. ये दोनों डायरेक्टर्स ही अपने आप को प्रूव कर चुके हैं ब्लाइंड स्पॉटिंग एंड बिग हीरो 6 मूवीज से। गो वॉच इट इफ यू हैवंट, दीज 2 मूवीज आर रियली ग्रेट। एनिमेशन मतलब वो नेसेसरीली चिल्ड्रन के लिए है ऐसा सोचना गलत होगा, एंड दिस मूवी एब्सोल्युटली प्रूव्स दिस स्टेटमेंट। मूवी का ज्यादातर स्टोरी प्रोग्रेस करता है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जहां लोग डर में जी रहे हैं। राया इज आवर मेन कैरेक्टर जो कि एक जर्नी में निकली है एक ड्रैगन को खोजने, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड इज अ मिथ। और पूरे मूवी में हम राया के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए आई विल एक्सप्लेन सम की फैक्टर्स एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी एंड व्हाई इट्स इन द टॉप 10 लिस्ट। सिनेमेटोग्राफी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है इस मूवी की, एंड द कैरेक्टर डिजाइन आर ऑल्सो वेरी गुड। आप अगर एनिमेटेड मूवी से फेमिलियर है तो यू विल ऑल्सो नोटिस सम डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग थिंग्स अबाउट दिस मूवी जो थोड़ी अलग बनाती है इस मूवी को बाकी एनिमेटेड मूवीज से। एक्शन सीक्वेंस आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड ओवरऑल आई थिंक दिस वाज अ कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट मतलब अगर हर एस्पेक्ट से देखा जाए तो स्टोरी, एक्शन, म्यूजिक, एनिमेशन सब कुछ ही परफेक्ट लगा मुझे। प्लीज डोंट अवॉइड दिस मूवी जस्ट बिकॉज इट्स एन एनिमेशन। ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि अगर आप एक डायरेक्टर को पूरी छूट देते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए एक मूवी के लिए तो एंड प्रोडक्ट कैसे निखर के आती है। 2016 की फिल्म सुसाइड स्क्वाड अगर आपने देखी है तो पता होगा कैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बॉम्ब हुई थी और इसको बिलो एवरेज रेटिंग मिली थी बोथ फ्रॉम ऑडियंस एंड क्रिटिक्स। पर डायरेक्टर जेम्स गन ने बहुत ही केपेबल वे में इस रिबूटेड मूवी को अपने अंदाज से बनाया है जिसके हर कोने में वही पुरानी जेम्स गन फील मिलती है। अगर आप उनके वर्क से ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो I will request you to check out Marvel's Guardian of the Galaxy films, and you will not have to follow other Marvel movies to understand this franchise. I can also recommend you to watch Super, Brightburn and Slither, and trust me, you will become a fan. तो इस मूवी में भी वही जानी पहचानी जेम्स गन मैजिक है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अननोन कैरेक्टर्स को लेके पोर्ट्रे किया है। No really, most of the characters are very low key from the DC comics, and I really was not aware of them. पर डायरेक्टर कैसे ये सारे अंडररेटेड कैरेक्टर्स को लेके इतनी अच्छी एक एंटरटेनिंग फिल्म बना सकते हैं तो वो तो खुद जेम्स गन ही जाने। एवरी कैरेक्टर हैज गुड केमिस्ट्री विद ईच अदर एंड दे ऑल हैव देयर मोमेंट्स टू शाइन। और क्योंकि हर एक कैरेक्टर वेल डेवलप्ड है स्क्रीन के लिए आप उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, ये मूवी एक ग्रुप ऑफ विलेंस के ऊपर बेस्ड है तो उनके काम गोल्स विल नॉट ऑलवेज बी अलाइंड विद आवर मोरल कॉम्पस। ये ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि एकदम ही हीरो लाइक नहीं होगा और वही है फन पार्ट। और क्योंकि ये मूवी R-rated थी, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को
पूरी छूट थी कुछ भी दिखाने के लिए, जो कि प्रूव भी होता है एज यू स्लोली प्रोग्रेस इन द मूवी विद इट्स डायलॉग्स एंड एक्शंस। एक्शन सीन्स बहुत ही ब्लडी और वायलेंट है और डायलॉग्स और जोक्स बहुत ही डार्क। इट टेक्स स्पेशल काइंड ऑफ गट्स टू गो टू दैट पाथ जहाँ पे किसी भी कैरेक्टर का स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल लग सकता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज कैसे डायरेक्टर ने हमें इवन विलन्स को प्यार करने में मजबूर कर दिया। बाय द एंड ऑफ द मूवी यू विल रियली लाइक सम ऑफ द कैरेक्टर्स एंड उनको और भी ज्यादा देखना चाहेंगे आप। पर क्योंकि ये मूवी विलन्स के बारे में है और बाय द टाइटल यू ऑलरेडी नो क्योंकि इनको एक सुसाइड मिशन पे भेजा गया है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द कैरेक्टर्स विल इवेंचुअली डाई। ये मूवी बहुत ही रिसेंटली 2021 के दिसंबर को रिलीज हुई थी। अगर आपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ अपनी सुपर हीरो मूवी की जर्नी स्टार्ट की है और एंड्रू गारफील्ड के साथ कंटिन्यू की है, तो ये मूवी आपको एक लव लेटर जैसी लगेगी टू ऑल द स्पाइडरमैन फैंस। फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ये मूवी एक फेस्टिवल की तरह फील होती है एंड आफ्टर द क्लाइमैक्स ये स्वीट सा एक आफ्टर टेस्ट बहुत टाइम तक आपके साथ रहेगी। विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, जस्ट इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मेंशन करना बहुत ही मुश्किल है एंड आप शायद इस स्टोरी को समझ भी ना पाए अगर आपने एक लंबे समय तक मार्वल मूवीज को फॉलो नहीं किया है तो। एज यू ऑल नो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर मूवीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो कोई भी अगर एक मूवी मिस हो जाए तो अगली मूवी में कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो मूवी गोअर्स हैव नो अदर वे देन टू ट्रीट एवरी मूवी ऑफ MCU as an episode of a long running show। पर फिर भी इस मूवी का एंटिसिपेशन और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 2021 के लिए इस मूवी को विदाउट एनी डाउट सबसे ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल मूवी बनाती है। 2017 में जस्टिस लीग रिलीज हुई थी और somehow it did not make the money that movies like these are supposed to make। एक कैजुअल मूवी वॉचर के लिए शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कि क्यों 2017 की जस्टिस लीग ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया, पर पिछले साल स्नाइडर कट के रिलीज के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्यों ओल्डर वर्जन लोगों को पसंद नहीं आया। जस्टिस लीग ओरिजिनली जैक स्नाइडर का प्रोजेक्ट था, पर ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी स्नाइडर को वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के थोड़े पहले ही छोड़ना पड़ा और जॉस वेडन को हायर किया गया इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन आफ्टर 2017 बॉक्स ऑफिस फेलियर वी गॉट टू नो देयर इज अनदर वर्जन ऑफ दिस मूवी दैट जैक स्नाइडर मेड, जो कि बिल्कुल ही अलग है जॉस वेडन के वर्जन से। सालों के फैंस के रिक्वेस्ट के बाद HBO मैक्स ने डिसाइड किया कि स्नाइडर कट को रिलीज किया जाएगा एंड जैक स्नाइडर वाज रीहायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड दे स्टार्टेड प्रोडक्शन फॉर द मूवी। इट्स अ फैक्ट कि जैक स्नाइडर ने इस मूवी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लिया टू हैव अ क्रिएटिव कंट्रोल ऑफ दिस मूवी एंड फाइनली ऑन मार्च 2021 दिस मूवी वाज रिलीज्ड ऑन HBO मैक्स विदाउट एनी कट्स और एनी टैम्परिंग ऑफ दिस मूवी। एज पर स्नाइडर, वो इस मूवी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लिए क्योंकि उनको इस मूवी को बनाने के लिए पूरी क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए था, जो उनको पिछली बार 2017 में व्हाइल डायरेक्टिंग दिस मूवी नहीं मिल रहा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू फाइनली गेट टू सी दिस मूवी। एज आई सेड बिफोर व्हाइल टॉकिंग अबाउट सुसाइड स्क्वाड, इस मूवी को देखने से पता चलता है कि डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देना कितना इंपॉर्टेंट है और स्पेशली तब जब डायरेक्टर को पता है अच्छी तरह से कि वो क्या कर रहे हैं। इस पूरी मूवी में हर एक कैरेक्टर को टाइम दिया गया है और कोई भी कैरेक्टर का डेडिकेशन या इन्वॉल्वमेंट इसी वजह से फोर्स्ड या फेक नहीं फील होता, जो कि 2017 के वर्जन में हम लोगों को फील हुआ था। ट्रूथ बी टोल्ड कि व्हाइल डिसाइडिंग टू वॉच दिस मूवी आई वाज नॉट दैट एक्साइटेड। अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा फुटेज या सीन्स इंक्लूड करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है स्टोरी में। 2017 में देखी मूवी और इस मूवी का कॉन्सेप्ट सारे ही तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बट बॉय वाज आई रॉन्ग। ये मूवी 4 घंटे की है एंड आई एंजॉयड एवरी सेकंड ऑफ इट। आपको इवन इसको देखने के लिए कॉमिक ज्ञान या DC के मूवी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इस मूवी के ओवरव्यू इंटरनेट पे पढ़ के आप बड़े ही आसानी से इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ सीन्स थोड़ी एडिटिंग में कट हो सकती थी मेरे हिसाब से, लेकिन इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी और वर्ल्ड बिल्डिंग है कि आप ये पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। मुझे याद नहीं पिछले कब मैंने इतनी लंबी ड्यूरेशन की एक फिल्म को इतना एंजॉय किया था और फिर देखना भी चाहूंगा। एंड दैट्स व्हाई रिलीजिंग ऑन HBO मैक्स मेक्स सेंस, क्योंकि अगर आपको बीच में ब्रेक लेना पड़े तो यू कैन इजीली डू इट एंड देन कंटिन्यू। एक और प्लस पॉइंट इस मूवी का था इसके स्क्रीन रेशियो, मतलब आसान शब्द में स्क्रीन का साइज। नॉर्मली हमें जहां एक थिएट्रिकल रेशियो देखने को मिलती है जो कि है 16:9, वहां इनको हम देखेंगे 4:3 रेशियो में, जहां सरप्राइजिंगली मुझे ये और भी ज्यादा डिटेल्ड लगा। एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2017 का जस्टिस लीग ऑलरेडी देखा था तो मेरे लिए और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि 16:9 के रेशियो में मैं मूवी का कितना कुछ मिस करता हूँ। एंड दैट मेड मी अप्रिशिएट एंड वांट टू सी द स्क्रीन रेशियो मोर एंड मोर।
तो इतना ही था इस लिस्ट में। इस पार्ट 1 के लिस्ट में मैंने जितने भी मूवीज को इंक्लूड किया है वो सारे ही बहुत पॉपुलर और एक्नॉलेज मूवीज है 2021 में। पर ऐसे भी मूवीज है जिनको ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला और इसीलिए वो बहुत ही अंडररेटेड मूवीज है। इनका मेन रीजन हो सकता है कि शायद उन मूवीज को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला या फिर उनके टॉपिक्स या फिर स्टोरी ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी मूवीज देखने के लिए जो ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरी दिखाता है और उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस एक्टिंग या क्रिएटिविटी में रहता है, तो आई विल एब्सोल्युटली रिकमेंड यू टू वॉच माय पार्ट 2 ऑफ दिस टॉप 10 लिस्ट, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड and please like and subscribe to my channel. Please follow my social handles here in the description below to see more. This is Saurav signing off.